Yes. Am I audible and visible? Can we start? Yes. So as I Yes, mentioned, ma'am. we'll be starting with chapter number 2 of EIS. Anyone in the class can tell me the name of the chapter? The name of the chapter? अब तो गया, पैसा गया अब तो. You have to be proactive. नेचर समझ लो मैडम का. नेचर क्या है मैडम का? जब भी टॉपिक चैप्टर शुरू कराएगी, मैम नाम पूछेगी, तो नेक्स्ट क्लास से प्रोएक्टिव बनना. ठीक है? What is the name of the chapter, Priya? बुक खोल के देख रही है बेचारी वो भी. हाँ, खोलो खोलो बुक खोलो. शुक्र है. हालत देखो अपनी. चैप्टर का नाम भी नहीं पता है. देख के बता दो. चलो अभी देख तो लिया ही होगा. फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम है. एंड तो है ही नहीं. एंड है भाई, हमारी बुक में तो है. फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स. ओके. सो अगली बार जो सबसे पहले जवाब देगा विद द प्रैक्टिस ऑफ मूवर, उसको मिलेंगे 11 रुपए. ओके. सो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स पे हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ. तो ऐसे चैप्टर नंबर 1 का हम लोगों ने जो पूरा फ्रेमवर्क था वो बेसिकली माइंड में बनाया था. अब जो है हम ट्राई करेंगे. EIS में हमने कहा था ना कि न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, इनकी जॉइंट फैमिलीज है एक्चुअली. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले किताब पे कॉपी पे बनाना पड़ेगा और उसके बाद में फिर हम उसको माइंड में धीरे करके लेके जाएंगे. ओके. तो आई एम शेयरिंग यू गाइज विद यू गाइज अ काइंड ऑफ स्मॉल, अभी तो छुटकू सा फ्लो चार्ट. ये देखिए. काइंडली म्यूट योर सेल्फ फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स. काइंडली म्यूट योर सेल्फ एवरीवन फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स. तो मैंने अभी छोटा सा फ्लो चार्ट फॉर्म में आपके सामने ये जो बाइफिकेशन रखा है. तो चैप्टर नंबर 2 में अपन जो है ना 4 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं. पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी. पार्ट ए, बी, सी एंड डी. उसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे कि पार्ट ए में क्या क्या है, पार्ट बी में क्या क्या है, पार्ट सी में क्या क्या है, पार्ट डी में क्या क्या है. इतनी बात समझ आई? अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोटिंग करनी नोटिंग कर लो फटाफट. अब आपके पास अपना स्टडी मटेरियल तो होगा या फिर आपके अपने नोट्स होंगे. तो बेसिकली जब आप करने के लिए बैठेंगे तो आपको ये टॉपिक्स जो है प्रिपेयर करने हैं. बट इसमें से भी ये हमें टोटल टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं. अब इसमें से भी हम छटनी करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. बिकॉज वी हैव टू गो विद द सेलेक्टिव पोर्शन. ओके. मैं इस चार्ट को थोड़ा समझा भी देती हूँ. तो पार्ट ए में सबसे पहले है सिस्टम के कंपोनेंट्स. उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि डेटा, वाउचर, अकाउंटिंग फ्लो, लेजर्स. उसके बाद वर्किंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर एंड उसके बाद एप्लीकेशन के टाइप्स, इंस्टॉल्ड वर्सेस क्लाउड. ठीक है. हमारे लिए सिर्फ 4 चीजें हैं पार्ट ए के अंदर. सबसे पहला आता है सिस्टम के कंपोनेंट्स, फिर कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर, उसके बाद हमारे एप्लीकेशन के टाइप्स. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. सबसे नीचे से शुरू कर रही हूं मैं. पार्ट ए से जो सबसे नीचे वाला क्वेश्चन है वो कहता है एप्लीकेशन के टाइप्स, यानी कि एप्लीकेशन इंस्टॉल भी कर सकते हैं या फिर क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं. याद आया सवाल? ये सवाल कहीं देखा देखा लग रहा है? हाँ, ये पिछले अटेम्प्ट में आया था ना. Yes, you are absolutely right. So this was the question which was being asked in the previous attempt, November 22. तो क्या हम इस बच्चे को भगा दें? इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, हटा दें इसको प्रॉपर्टी में नहीं मिलने वाला, हटा दिया इसको. इसका मतलब इस बार के एग्जाम के लिए आप इसको आराम से छोड़ सकते हैं. हमने इसको हटा दिया. अब उसके बाद इसके नीचे से, अब उसके नीचे से पीछे से कर रहे हैं वर्किंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर. क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस प्रकार से वर्क करता है? क्या ये पिछले या उससे पिछले टर्म में आया है? नहीं, ये नहीं आया है. इसका मतलब ये बन जाता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट.
ठीक है, उसके बाद चलते हैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट हैं, डेटा का कॉन्सेप्ट, वाउचर का कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग फ्लो का कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ लेजर का कॉन्सेप्ट। इसमें से वाउचर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कब आया है? में। वेरी गुड। तो क्या हम इसको भी प्रॉपर्टी से निकाल दें? यस, इसका भी हमने हटा दिया हिस्सा, तो हमें वाउचर भी नहीं पढ़ना। बट वाउचर होता क्या है वैसे आपको अंदाजा तो होगा ना, व्हाट इज अ वाउचर? बस अंदाजा बहुत है, ठीक है। उसके बाद हम बाकी की बात करते हैं, डेटा, अकाउंटिंग फ्लो एंड टाइप्स ऑफ लेजर्स। क्या आपको नहीं पता कि टाइप्स ऑफ लेजर्स कौन से होते हैं? लेजर्स हैविंग द डेबिट बैलेंस, लेजर्स हैविंग द क्रेडिट बैलेंस। क्या आप लोगों को नहीं पता कि ऐसा कुछ होता है? ये देखो, इस डायग्राम को देखो। जो इस डायग्राम को नहीं समझ पाया जरा मुझे बता दे, हम भी देख ले। बताओ, डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई क्वेरी है, डाउट है? बताओ, फुद्दू सा है तो बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब भी दे दोगे? ये भी खत्म, कुछ बचा नहीं इसके अंदर, ये सेल्फ रीड जाएगा। अब बात करते हैं अकाउंटिंग फ्लो की। अब बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स। इसीलिए टॉपिक हमारे को दिया गया अकाउंटिंग फ्लो, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपके साथ में बात करूंगी, मैं थोड़ा सा आईटी लेके आऊंगी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आपको पता है बेसिक सा बिल्कुल बेसिक सा एक प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, पता है? सबको पता है? इसको क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। पता है कि नहीं पता है? अच्छा, एक बात तो बताओ, जो ये इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट है, ध्यान से मेरी बात सुनना, उसमें से जो इनपुट है, उसमें से जो इनपुट वाला तक का है, यानी कि मेरे को सिस्टम से क्या काम कराना है, क्या आपको नहीं लगता कि उतना हिस्सा ह्यूमन का डिपार्टमेंट है? मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को सामान जो है जिसकी प्रोसेसिंग मेरे को करानी है अपने सिस्टम से, अपने सॉफ्टवेयर से, मुझे वो डालना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? तो जब तक ह्यूमन का एफर्ट नहीं लगेगा तो मतलब सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? अब यहां पर देखेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे, मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूं एक फ्लो। एक सेकेंड, where is that particular flow? ओके, चलो मैं ये रहा, where is that particular flow? ये रहा, यस, आप इस फ्लो को देख पा रहे हो, अकाउंटिंग फ्लो। अकाउंटिंग फ्लो, मुझे लगता है कि अगर आईसीएआई को 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछना है आउट ऑफ द कोर्स जाके, बच्चे को कंफ्यूज करना है, तो आईसीएआई आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। इसमें क्या कहा गया कि वाउचर की एंट्री तक का काम कौन करेगा? इंसान। और उसके बाद पोस्टिंग, उसके बाद बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, ये काम कौन करेगा? सॉफ्टवेयर। क्या आपने टैली नहीं देखी? क्या टैली में वाउचर जो है खुद से भर जाता है या आपको भरना पड़ता है? आपको एंट्री करनी पड़ती है। उसके बाद बैलेंस शीट तक का सारा काम कौन करता है? टैली। तो आपने ये बताना है कि अकाउंटिंग फ्लो में 2 लोगों का रोल होता है। कौन कौन? ह्यूमंस एंड सॉफ्टवेयर्स। जहां तक मैनुअल की बात है तो ह्यूमंस का काम सारा का सारा मैनुअल कैटेगरी में आता है और ऑटोमेशन का सारा काम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। इसको बी कैटेगरी में डाल दीजिए। एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, फॉर 3 मार्क्स। क्या इतनी बात समझ आई? वंश, वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब जो कि मैंने अभी बताया विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग फ्लो? क्या लिख के आओगे? कीवर्ड्स मुझे बता सकते हो थोड़े से? पहले तो 2 मैं डिवाइड करूंगा, ह्यूमंस एंड मैनुअल एंड बाय सिस्टम। सो जो भी वाउचर एंट्रीज होती है, it will be done by us manually, and all the processing of all the financial statement preparation will be done by the system. And you have to relate this with the accounting flow. नाम क्या है टॉपिक का? अकाउंटिंग फ्लो। तो अकाउंट का फ्लो क्या रहता है? अकाउंट का फ्लो क्या होता है? वाउचर की एंट्री, उसकी पोस्टिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाम ही अकाउंटिंग फ्लो है। बात समझ आ गई? ऋतिक, तुमको समझ आए बच्चे?
बताओ कहां तक का अकाउंटिंग फ्लो में कहां तक का काम ह्यूमंस का है? वाउचर की एंट्री तक का, यानी कि ट्रांजैक्शन की हैपनिंग और वाउचर की एंट्री। मैकडी में गए, मैकडी में वो सुनहरी सी लड़की खड़ी रहती है, वो पूछती है व्हाट विल यू ऑर्डर सर? तो हम बोलते हैं कि भाई एक इको मील दे दे, ठीक है। तो वो हमसे क्या करती है, हमसे ऑर्डर लेती है, ट्रांजैक्शन प्लेस करती है, और सिमिलरली उसके बाद में वो ट्रांजैक्शन जो होता है, ऑर्डर जो होता है, वो वाउचर के फॉर्म में सिस्टम में जाएगा। कौन करेगा? एक इंसान करेगा। फिर सारा काम सॉफ्टवेयर करेगी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स, विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स, विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स। क्या इतनी बात समझ आई? इस क्वेश्चन के बारे में एक बात बोलती हूँ, इस क्वेश्चन को डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। बच्चा क्या करते हैं, बिल्कुल छोटा सा ही कंटेंट है, हमारी बुक के अंदर भी एक पैराग्राफ ही है इसका, बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ के जाता है। तो अगर उसको थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन बनाना है जो कि बच्चा कहता है कहां से आया, तो वो ये क्वेश्चन होगा। अकाउंटिंग फ्लो, आप फ्लो और अकाउंट्स वर्ड से इसको पैचअप करेंगे, टेकअप करेंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? अच्छा मैम, हमने टारगेट नहीं लगाया, ठीक है, हम टारगेट लगाते हैं। हम टारगेट ही लगाते हैं कि हम इसको नेक्स्ट 1 आवर में पार्ट ए फिनिश कर देंगे, नेक्स्ट 1 आवर में पार्ट ए फिनिश कर देंगे। ओके, चलिए वापस से चलते हैं उस फ्लो चार्ट के ऊपर। आइए, अरे इतने सारे पेजेस। ओके, हियर इट इज। चलो, तो इसमें से क्या क्या हो गया हमारा? सबसे नीचे वाला हो गया हमारा खत्म, सॉरी यस, और उसके बाद में ये वाला भी हमारा खत्म हो गया, अकाउंटिंग फ्लो। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद डेटा, ठीक है। तो बेसिकली पार्ट ए में क्या क्या करना है? सिस्टम्स के कंपोनेंट्स, ठीक है। आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर डिफाइन एक ईआईएस भी डिफाइन करने को आया था एक अटेम्प्ट में, याद है आपको? डिफाइन ईआईएस। तो वो जो क्वेश्चन होता है डिफाइन ईआईएस, ऐसा क्वेश्चन कोई पढ़ के नहीं जाता। सेम तरीके का क्वेश्चन है डिफाइन द सिस्टम के कंपोनेंट्स। अगर आपको पहला क्वेश्चन दिख जाए ना कि सिस्टम के कंपोनेंट बताओ, तो हर एक बच्चा हिल जाएगा। और मार्क माय वर्ड्स, ईआईएस हो या एसएम, पहला क्वेश्चन बनाया जाता है बच्चे को साइकोलॉजिकली तोड़ने के लिए। आप कोई से भी टाइम को उठा लीजिए, पिछले टाइम का पेपर उठा लीजिए, सबसे पहला सवाल आपके लिए अजीब सा होगा, चाहे एसएम का हो चाहे ईआईएस का हो। तो ये जो होता है ना क्वेश्चन, जैसे कि सिस्टम के कंपोनेंट बताओ, ये क्वेश्चन ऐसा बच्चा पढ़ के ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है? कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, उसके बाद हमने वर्किंग पढ़नी है, एंड देन वी आर डन। चले करें फटाफट, चलो ओके, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। कंपोनेंट्स के लिए ऐसा सवाल जो कि 99% बच्चा छोड़ के जाएगा, 99% बच्चा छोड़ के जाएगा। आइए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं एज अ पर्सन, कोई भी, आई एम एक्स और वाई पर्सन, मैं कोई भी इंसान हूं, और मैं एक सिस्टम डेवलप करना चाहती हूँ। सिस्टम मैं क्यों डेवलप करना चाहता हूँ? क्योंकि शायद मुझे उस काम को सिस्टमैटिकली करना है। मैं चाहती हूँ उस काम को मैं सिस्टमैटिकली करूं, तो मैं सिस्टम को डेवलप करूंगी। सिस्टम को डेवलप करने का मतलब ये है कि मैं सीरीज लिखूंगी, जैसे कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखूंगी, जिसको कि हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब मेरा सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, मेरा सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसके कंपोनेंट्स बताए गए कैसा होना चाहिए। बहुत ही इजी है, मैं आपको तुरंत याद कराऊंगी। देखो, अच्छा, अगर मैंने सिस्टम बना दिया, अगर मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया, उस सॉफ्टवेयर के अंदर, उस सिस्टम के अंदर ना तो इनपुट मैकेनिज्म है, मतलब आप उसमें इनपुट डाल नहीं सकते, बताओ, ना तो उसमें आउटपुट मैकेनिज्म है, मतलब कि आपने इनपुट डाल दिया बट आपको आउटपुट मिल नहीं सकता। जैसे कि मान लो आपने टेस्ट लिख दिया बट आपकी कॉपी को चेक करके नहीं दे रहा, तो एक अच्छा सिस्टम है क्या कॉपी चेकिंग का? नहीं। और अगर मान लो आउटपुट भी आपके हाथ में आता है, हो सकता है कि आप संतुष्ट ना हो सकता है आपको कोई चेंज मारना हो,
तो ऐसा सिस्टम जिसमें कि फीडबैक का सिस्टम ना हो, फीडबैक का मैकेनिज्म ना हो। नहीं नहीं मैम, एक्चुअली हमें समझ तो आ गया, बट हमारा फीडबैक ये है कि मैम आप ना इसको इस तरीके से कर दो। बट अगर आई एम नॉट ओपन टू फीडबैक, इसका मतलब मेरे सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो इसका मतलब हर सिस्टम प्रोसेसिंग तो करेगा, इसलिए वर्ड प्रोसेसिंग तो नहीं आया, बट बाकी जो वर्ड है वो क्या बन गए, कंपोनेंट्स बन गए। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, फीडबैक में से क्या बन गया, प्रोसेसिंग को हटा के बाकी सारा क्या बन गया, कंपोनेंट बन गया किसका, ऑफ अ सिस्टम। एम आई क्लियर और नॉट? टिल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बताएंगे। मैं क्या समझा रही हूं कि अगर मुझे कोई सिस्टम बनाना है, मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके कंपोनेंट क्या क्या होने चाहिए, ठीक है, क्या क्या होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, वो सिस्टम को इनपुट लेना आना चाहिए, वो सिस्टम को आउटपुट देना आना चाहिए। आउटपुट देने के बाद में वो सिस्टम हमारा फीडबैक भी एक्सेप्ट कर ले कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, बात खत्म। तो इनपुट, आउटपुट एंड फीडबैक मैकेनिज्म उसके अंदर होना चाहिए। बोलो बात समझ आई, यस और नो? चलो आगे पढ़ते हैं। आगे तो हमारा इनपुट, आउटपुट, फीडबैक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना। दो चीजें, दो वर्ड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ध्यान से मेरी बात सुनना। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आप में से मुझे बताओ आपने वो स्वॉट एनालिसिस पढ़ा है? स्वॉट एनालिसिस में हम एनवायरमेंट को डिवाइड करते टू पार्ट्स में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, याद है? बताओ कौन सा एनवायरमेंट हमारे हाथ में नहीं होता? एक्सटर्नल। इसका मतलब एक्सटर्नल हमारे हाथ में नहीं होता, तो एक्सटर्नल में कोई भी चीज हो रही होगी तो वो हमारे हाथ में नहीं होगी। ऑपोजिट, हमारे हाथ में क्या है, इंटरनल। इसका मतलब क्या कह रहा है वो, आंधी आए तूफान आए, तुम्हारा इंटरनल कैपेसिटी होना चाहिए कि तुम खड़े रहो, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर वर्क करना चाहिए डिस्पाइट ऑफ एनी एक्सटर्नल प्रॉब्लम। दो वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, बात समझ आया? डिस्पाइट ऑफ एनी एक्सटर्नल प्रॉब्लम आपका सॉफ्टवेयर काम करना चाहिए। दो वर्ड इंपॉर्टेंट हो गए, बोलो हाँ कि ना, लॉजिक लग रहा है? थर्ड थिंग ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। थर्ड थिंग, रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर बैंक वाले जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसको कि हम सीबीएस कहते हैं, उस सीबीएस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर मान लो क्लरिकल कोई बंदा है और मैनेजरियल कोई बंदा है, अगर मैं उन दोनों को डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस में ना रखूं, तो क्या क्लरिकल बंदे को मैनेजर वाला एक्सेस दे देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। Adnan, I request you to please put your mic on off. Yes. Am I audible, guys? मैंने क्या बोला? Yes, ma'am. मैंने बोला कि उस सिस्टम के अंदर रेस्ट्रिक्शन रखने की पावर होनी चाहिए। बात समझ आई? अगर रेस्ट्रिक्शन की पावर नहीं होगी तो वो सिस्टम क्या बेकार। आप ये देखते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो, ये भी क्या सिस्टम है, ठीक है? इसमें भी वो होता है ना कि वो एज पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है, 18 साल से नीचे और ऊपर वेब सीरीज पे इस पे लगाता है सिस्टम रेस्ट्रिक्शन। आप मूवी देखने जाते हो वहां भी रेस्ट्रिक्शन है, बैंक जाते हो वहां भी रेस्ट्रिक्शन है, हाँ कि ना? तो इसका मतलब क्या है, एक अच्छा सिस्टम कौन सा है, ध्यान सुनेंगे। इसमें से इनपुट, आउटपुट, फीडबैक मैकेनिज्म हो। इंटरनल एंड एक्सटर्नल के रेस्पेक्ट में क्या बोला, बाहर कुछ भी होता रहे बट हमारा सॉफ्टवेयर चलता रहना चाहिए। और थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि उसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, कितने कीवर्ड हो गए, 3 कीवर्ड हो गए। पहला कौन सा, इनपुट, आउटपुट एंड फीडबैक। दूसरा कौन सा, इंटरनल स्टेबिलिटी विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एंड तीसरा कौन सा, रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपको शायद मिलेगा तो फर्स्ट क्वेश्चन ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। चले आगे। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमारे को टाइप्स ऑफ डेटा करना है। क्या टाइप्स ऑफ डेटा आपको आता है? हाँ मैम हमें आता है। किस किस को आता है, रेज योर हैंड। सबको ही आता होगा ऑलमोस्ट। मास्टर, नॉन मास्टर सबको ही पता है, मास्टर और नॉन मास्टर सबको पता है। अच्छा, कॉस्टिंग में किसी को फिक्स्ड और वेरिएबल पता है? किसी को फिक्स्ड और वेरिएबल पता है? तो बस वही मास्टर और नॉन मास्टर है।
हाँ कि ना? शॉर्ट में यही है ना? बोलो हाँ कि ना? जो फिक्स्ड है वो मास्टर और जो वेरिएबल है वो नॉन मास्टर। चलो बताओ, साची की जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है? फिक्स्ड। और जो एज है वो क्या है? इंक्रीजिंग, वेरिएबल। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? ओके, तो Yes. मास्टर नॉन मास्टर के ऊपर किसी का कोई डाउट है? ऐसा कोई बच्चा जिसको ना पता हो? लिटरली मुझे पूछ रही हूँ, किसी को ना पता हो एक्सेप्ट देवांश? यस। कोई बच्चा जिसको ना पता हो? सबको पता है? सबको पता है? बोलो हाँ कि ना? ठीक है, चलो तो मुझे बताओ, सुनो ध्यान से, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे बताओ। स्टॉप प्रेजेंटिंग, सबसे पहले स्क्रीन में दिखनी चाहिए। मुझे बताओ टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा। देखना नहीं है? Accounting, हाँ, inventory, payroll, statutory. वेरी गुड। इसका निमोनिक है सीपा, SIPA, स्टैट्यूटरी, इन्वेंट्री, पेरोल एंड अकाउंटिंग। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। स्टैट्यूटरी का मतलब जैसे कि GST वगैरह, ये सब स्टैट्यूटरी में आता है। अच्छा बताओ, जो ये GST के रेट है ये हम खुद चेंज कर सकते हैं? ये गवर्नमेंट जब तक नहीं कहेगी तब तक फिक्स रहेंगे? बात समझ आई? तो अगर हमने एक बार सॉफ्टवेयर पे डाल दिया, क्या डाल दिया, हम ये वाला सामान परचेज करके लाएंगे, ये वाला इनपुट परचेज करके लाएंगे, तो इस कैटेगरी पे इतना % GST लगेगा, तो ये क्या बन गया? स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा। इज दैट क्लियर? उसके बाद आता है एस के बाद आई स्टैंड्स फॉर इन्वेंट्री। अच्छा एक बात बताओ, कोई अगर इंसान क्लोथिंग में डील करता है, लेट्स सपोज ट्रेडिंग में डील करता है, तो नॉनदलेस उसका जो इन्वेंट्री का नेचर है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। इन्वेंट्री का नेचर सेम रहेगा, क्लासिफिकेशन सेम रहेगा। बोलो हाँ कि ना? एक बंदा लेट्स सपोज मेंस वेयर में डील करता है, तो उसका कैटेगरी क्या होगा? टी शर्ट्स, शर्ट्स, पैंट्स, स्वेटर्स। ये क्लासिफिकेशन जो वो कर रहा है, क्या ये क्लासिफिकेशन फिक्स रहेगा? ऑलमोस्ट फिक्स रहेगा। अब मैं वर्ड ऑलमोस्ट क्यों बोल रही हूँ? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि चेंजेस आने पे इस पे कर सकते हैं, बट चेंजेस बहुत देर में आते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट। अच्छा मुझे बताओ, कॉस्टिंग में भी आप ये कहते हो ना कि अप टू सर्टेन लिमिट ये फिक्स रहते हैं, उसके बाद ये बढ़ जाते हैं, बोलते हो ना? सेम वे हम इसमें बोलते हैं कि अप टू सर्टेन एक्सटेंट, जब तक गवर्नमेंट नहीं कहेगी तब तक ये फिक्स है, बट जैसे गवर्नमेंट ने बोला GST का रेट ये ना ये, अब हमें चेंज करना पड़ेगा। आज से मैंने कहा कि मैं मेंस वेयर में लेट्स सपोज जो पार्टी वेयर है वो भी इंक्लूड करूंगी, तो आज से मैंने किया। ये रोज रोज नहीं होने वाला। जिसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस आए वो वेरिएबल, जिसमें चेंजेस फ्रीक्वेंटली ना आए वो फिक्स्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट SIP, P स्टैंड्स फॉर पेरोल। पेरोल पे कौन होते हैं? एम्प्लॉयज। कंपनी के एम्प्लॉय क्या रोज क्या आते और जाते रहते हैं? नहीं, ये कोई गर्लफ्रेंड की तरह थोड़ी ना आते जाते रहे। ये किसकी तरह है? ये तो जीवन के साथ है, हमेशा जीवन के बाद भी है, मतलब ऑलमोस्ट जब तक नहीं बने तब तक डाइवोर्स नहीं होगा, मतलब तब तक चलती रहेगी। अगर एक बार नहीं बनी तो फिर डाइवोर्स हो सकता है ना? ओके, सो इसका मतलब पेरोल वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका जो एक्सपेंस होता है हम बेसिकली क्लासिफाई करते हैं इनटू द फिक्स वन। लास्ट बट नॉट लीस्ट अकाउंटिंग। सो इन अकाउंटिंग हम जो लेजर्स बना लेते हैं ना, जैसे कि अभी आपने लेजर्स वाला चार्ट पढ़ा था, उस चार्ट के अंदर आपने एक बार लेजर बना दिया तो आप उसके बाद में उस लेजर्स के अंदर ऑलमोस्ट चेंज नहीं करते। जैसे कि आपने एक बार कैपिटल का लेजर बना दिया, आपको याद है बचपन में 11वीं कक्षा सबसे पहले एंट्री कैपिटल एम्प्लॉयड की क्या हुआ करती थी? बताओ। Capital employed into the business. From bank to capital. Cash account debit to capital. तो आप मुझे बताओ कि वो जो एंट्री थी कैपिटल अकाउंट जो बनाते थे उसमें कुछ और आता था जीवन में? नहीं, नेट प्रॉफिट आगे खत्म कर देते थे, बात खत्म। सो दिस इज द अकाउंटिंग क्या बोलते हैं उसको? अकाउंटिंग मास्टर डेटा, सीपा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, पार्ट ए में से ध्यान से देखो, पार्ट ए में से नवंबर में भी क्वेश्चन आया, पार्ट ए में से मई में भी क्वेश्चन आया, ठीक है? तो अब पार्ट ए में से बचता क्या है क्वेश्चन के रूप में? एक तो टाइप्स ऑफ डेटा बचता है, ठीक है? दूसरा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होगा तो सिस्टम के कंपोनेंट बचेंगे, ठीक है? और तीसरा क्या बचता है जो मैंने आपको याद कराया था? वर्किंग
नहीं, ये वाला अकाउंटिंग फ्लो ये बचता है, ह्यूमंस एंड नेचर वाला एज ऑफ नाउ, ठीक है। बट नाउ लेट मी टेल यू, फ्रॉम द ए सेक्शन टिल नाउ जो मैंने आपको पढ़ाया, सारी कैटेगरी बी कैटेगरी है, बी कैटेगरी है। ऑल जो भी आपने अभी तक याद किया वो सारा बी कैटेगरी है। मैम पहले ही बता देते, नहीं पहले बताते तब सुनते भी नहीं। ओके, अब जो क्वेश्चन करने जा रही हूं, अगर एग्जाम में ए कैटेगरी से क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, ए कैटेगरी पे पहुंचेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा रिवाइज करेंगे? वर्किंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। सिर्फ ये आपने सबसे पहले रिवाइज करना है। अगर आपके पास टाइम कम होता है, अगर आपके पास टाइम कम होता है तो आपने एटलीस्ट इसको रिवाइज करना है और फिर बढ़ जाना है अपने पार्ट बी के ऊपर। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन ये वाला एटलीस्ट रिवाइज करना है, वर्किंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। कहने को तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बोलो हाँ कि ना? वर्किंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसको ये ना आता हो। ये चार्ट देख के सब समझ ही गए होंगे। इस चार्ट को देख के किसी को कुछ याद आया? बोलो हाँ कि ना? स्टडी मटेरियल के अंदर भी दे रखा है ये चार्ट। कोई बता सकता है मेरे को व्हाट दिस टॉपिक इज अबाउट? वर्किंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। इससे पहले हमने बेसिकली सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़े, कैसा होना चाहिए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन। कहते हैं जिस प्रकार से एक रेस्टोरेंट में, जैसे इस प्रकार से एक रेस्टोरेंट में हम जाते हैं और हमें खाना ऑर्डर करते हैं, जिस प्रकार से वो प्रोसेस होता है, इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा काम प्रोसेस होता है। यानी कि सॉफ्टवेयर जो होता है ऐसे ही वर्क करता है। वर्किंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, एनी वर्ड इज देयर, एनी सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप जो है मेन्यू कार्ड देखते हो और मेन्यू कार्ड पे से देख के आप बोलते हो मुझे पास्ता चाहिए, पास्ता विद गार्लिक ब्रेड। ठीक है, आपने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर लेने के लिए कौन आता है ऋतिक? वेटर या फिर कुक? वेटर आता है। वेटर आता है और आपसे ऑर्डर लेके चला जाता है। उसके बाद में बगल में बैठी आपकी हीरोइनी, समझ गए ना आप? वो कहती है नहीं मेरा पास्ता खाने का मूड नहीं, कुछ देखो ना इस रेस्टोरेंट का अच्छा क्या है। तो आप किससे रेफर मांगेंगे? वेटर से मांगेंगे कि कुक से मांगेंगे? वेटर। और वेटर क्या कहेगा? अरे हमारे सब मिलता है, शाही पनीर, मटर पनीर, पनीर मटर मसाला, ये वो, है ना? यही बोलेगा। अच्छा, अगर वेटर बोले ये मी चुस्तुन्नारो केम छोक कुरचुंडी, तो आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं। इसका मतलब वेटर को वो भाषा आनी चाहिए जो आपको आती है, ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें। और जैसे ही आपको उसकी भाषा समझ में आएगी, आप उसको अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे। उसके बाद वो वेटर आपका ऑर्डर लेके किसके पास जाएगा? कुक के पास। क्या बोलेगा? चल बना। अच्छा, अब वेटर ने कहा आहो, अब वो मुंह से बोले या ना बोले, उसको पता है कि उसको कुकिंग का काम करना है, यस और नो। फर्क नहीं पड़ता कि उसको कौन सी लैंग्वेज आती है, कौन सी लैंग्वेज नहीं आती है। वो क्या करेगा? डिश बनाएगा और क्या करेगा? दे देगा। उसने बनाया पनीर लबाबदार। ठीक है, और अब मुझे बताओ जो वो कुक है, वो कुक सर्व करेगा कस्टमर को जाके, या फिर वो कुक वेटर को बोलेगा तू जाके सर्व करके आ? श्वेता, यू आर नॉट ऑडिबल, चेक योर माइक। महक, यस मैम। बताओ, वो वेटर को जाके बोलेगा या डायरेक्टली कस्टमर को सर्व कर देगा जाके ले लो? वेटर को जाके बोलेगा। वेरी गुड, ओके। पूरा प्रोसेस समझ में आया? प्रोसेस यही था जो कि यहाँ पे डायग्राम में था। हम जाते हैं, हम कौन है? हम है कस्टमर। कस्टमर जो होता है, कस्टमर जाता है और कस्टमर वेटर को जाके क्या देता है? ऑर्डर देता है। वेटर कुक को जाके बोलता है ये सब्जी बनाओ।
फिर कुक वेटर को बोलता है लो सब्जी बन गई, जाके कस्टमर को दे आओ। तो देखो द प्रोसेस लाइक यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचा। इतनी बात समझ आई? अब कस्टमर सॉफ्टवेयर के एंगल से कौन है? यूजर। हम हमेशा EIS के अंदर पीपल को, इंसान को यूजर कहते हैं। ठीक है, टेक्निकल कीवर्ड है, याद रखेंगे। क्या बोलते हैं? यूजर। क्या बोलते हैं शशांक? यूजर। इज दैट क्लियर? यूजर। तो यूजर गया, कहां गया? अपने सिस्टम के पास। किसको उसने इंस्ट्रक्शन दी? उसने फ्रंट एंड को इंस्ट्रक्शन दी। क्या इंस्ट्रक्शन दी? कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा करके दे। उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन कहां गई? बैक एंड पे गई। और बैक एंड पे जाने के बाद में वो इंस्ट्रक्शन क्या होगी? वो इंस्ट्रक्शंस एज पर दी इंस्ट्रक्शंस वो चीज प्रोसेस होगी। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद कहां आ जाएगी? फ्रंट एंड पे आ जाएगी और उसके बाद हमें डिस्प्ले हो जाएगी। सेम वे सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है। अच्छा, मेरी बात एक चीज ध्यान से सुनना। ऐसे जब आप बैठे हो भी, आपको मैं एक बात बोलती हूं, क्या आपको लिटरली पता है कोडिंग क्या होती है? आपको बस इतना पता है कि ये कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पे बेस्ड कंप्यूटर को एक सॉफ्टवेयर जो होता है काम करता है। पर क्या आप कोडिंग सीख रहे हो? क्या आप कोडिंग सीख रहे हो? नहीं, आप कोडिंग नहीं सीख रहे हो। तो कोडिंग का जो सारा काम होता है ना, वो होता है बैकएंड का। वो क्या होता है? बैकएंड का। और उस कोडिंग से तैयार की गई चीज क्या होती है? फ्रंट एंड। जैसे कि मेरी वेबसाइट SM क्लासेस, जैसे कि ICAI की वेबसाइट ICAI.org, जो आप देखते हो वो क्या है? वो क्या है? फ्रंट एंड है। वो क्या है? फ्रंट एंड है। और उसके बाद उसको फ्रंट एंड पे लाने के लिए जो पीछे पूरी कोडिंग लिखी गई वो क्या है? बैक एंड है। वो क्या है? बैक एंड है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपको यानी कि आप एक यूजर हो, जब आप वेबसाइट को यूज करते हो तो आप फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करते हो कि बैक एंड से इंटरेक्ट करते हो? बताओ। फ्रंट एंड। इट इज एज सिमिलर एज जब हम किसी इंसान से मिलते हैं ना नया, तो हम उसको देख के अरे वाह टोटा लग रही है, फ्रंट एंड से जज करते हैं। सिमिलरली वेबसाइट पे जाके वेबसाइट का फ्रंट एंड जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो हम फ्रंट एंड पे जाते हैं, हमारी रिक्वेस्ट देते हैं कि ये कर दे। क्या करना है? हाँ भाई मेरे को ना मैम की क्लास ऑर्डर करनी है। वेबसाइट पे गए, कार्ट में डाला। ये सारा काम क्या है? फ्रंट एंड का। बट डालना पीछे से प्रोसेस हो रहा है बैक एंड से। उसके बाद कार्ट में गया, फिर आप जो है पे कर रहे हो वापस से बैकएंड से। इंस्टा मोजो जो चल रहा है, पेमेंट मेथड चल रहा है, ये क्या चल रहा है? बैकएंड मेथड चल रहा है। इज दैट क्लियर? और उसके बाद बैकएंड जो है ना काम करके फ्रंट एंड को ही देगा, मुझको नहीं देगा। और फ्रंट एंड मुझे शो करेगा। अच्छा, अब मैं एक दो क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ और उसके बाद मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से किया है कि नहीं किया है। So the very first question which I'm going to ask you is कि आप मुझे बताने वाले हैं कि आपके हिसाब से ध्यान से सुनना, कस्टमर किससे इंटरेक्ट करता है? फ्रंट एंड, बैक एंड, बोथ, नन? ओके, फ्रंट एंड किससे इंटरेक्ट करता है? बैक एंड, होल्ड, बैक एंड, यूजर, बोथ, नन? both backend and user. बैक एंड किससे इंटरेक्ट बैकएंड करता है? फ्रंट एंड से करता है ना, यूजर से कैसे करेगा? मैम फ्रंट एंड पूछ रही है। अच्छा, बैक एंड किससे करेगा? फ्रंट एंड, यूजर, बोथ, नन? Front end से. फ्रंट एंड ऑनली। अब ये आपका MCQ क्वेश्चन है जो आपको मैंने सॉल्व करा दिया। ठीक है, फ्रंट एंड इज इक्वल टू कस्टमर, इज इक्वल टू द कस्टमर जो कि खाना खाने के लिए जा रहा है। फ्रंट एंड इज इक्वल टू वेटर, कुक इज इक्वल टू बैक एंड। ओके, चलिए। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट सवाल आपसे पूछती हूँ। मुझे बताओ, आपको समझने वाली लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी जिसमें कि आप ऑर्डर देंगे वो किसको आनी चाहिए? फ्रंट एंड या बैक एंड? फ्रंट एंड। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रेजेंटेबल किसको होना चाहिए? फ्रंट एंड की बैक एंड? Front end को. फ्रंट एंड को होनी चाहिए। कुछ तो कुछ भी पहन ले कपड़े, लगते क्या फर्क पड़ता? नहीं, बोलो हाँ कि ना?
जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, अगर आपको डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर करना है ना, आप डोमिनोज की वेबसाइट पे जाओगे, अगर डोमिनोज की वेबसाइट आपको यूजर फ्रेंडली नहीं लगी ना, अगर आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा कहीं पर, तो आप कहोगे कि घटिया सी वेबसाइट बनाई है। ठीक है, आप ये नहीं देख रहे कि डोमिनोज का डोसा कितना, डोमिनोज का पिज्जा कितना घटिया बन रहा है, वो नहीं दिख रहा है आपको। आपको ये दिख रहा है कि वेबसाइट कितनी घटिया बनाई है। मतलब कि हम फ्रंट एंड की प्रेजेंटेशन पे वर्क करते हैं। बात समझ आई? यस और नो? प्रेजेंटेशन और बैकएंड को तो, और आपको पता है बैकएंड किससे इंटरेक्ट करता है? सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड से। तो वो तो कच्छा बनियान पहन के काम कर ले, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि बैकएंड कस्टमर से यानी कि यूजर से इंटरेक्ट नहीं करता। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद में बात करते हैं आपके यूजर की, कस्टमर के एक्सपीरियंस की। कस्टमर किस किस से इंटरेक्ट करता है? सिर्फ फ्रंट से। इसका मतलब बातचीत करने के लिए कौन आएगा? फ्रंट एंड वाला आएगा। वेरी गुड। तो यूजर के साथ एक्सपीरियंस किसका होगा? फ्रंट एंड। बहुत बढ़िया। तो इन केस ऑफ बैक एंड यूजर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इन केस ऑफ फ्रंट एंड, ध्यान से सुनना, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि बंदी ने बोला था कि मुझे पास्ता नहीं खाना, तो सामने वाले ने बोला कि नहीं हमारे यहाँ पे क्या अच्छा मिलता है, हमारे यहाँ पे पनीर बटर मसाला, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, ये अच्छा मिलता है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि फ्रंट एंड को एक ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो कि कस्टमर के सपोर्ट में जाए। उसको बोलते हैं इंट्यूटिव स्किल्स। इंट्यूटिव का मतलब है ऐसी स्किल्स जो कि कस्टमर को हेल्प करे, कस्टमर को हेल्प करे। इज दैट क्लियर? इंट्यूटिव स्किल्स। अच्छा, इसको समझ नहीं आ रहा। अच्छा, जैसे कि कभी कभी आप कोई एक चीज लिखते हो, फिर सिस्टम आपको बोलता है कि अच्छा आप प्रिंट करने की कमांड दे रहे हो क्या, अच्छा आप रब करने की बात कर रहे हो क्या, अच्छा डिलीट करने की बात कर रहे हो क्या। इज दैट क्लियर? स्किल्स होनी चाहिए। कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? इंट्यूटिव स्किल्स होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक लास्ट सवाल। आप मुझे बताएंगे कि अगर रेस्टोरेंट के अंदर वेटर और कुक दोनों एक ही हो तो काम करने की स्पीड, डिश बनने की स्पीड, आप तक आने की स्पीड बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही ऑर्डर लेगा और वही बनाएगा। इसका मतलब जहां पे फ्रंट एंड और बैक एंड एक होता है वहां पे स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो स्लो हो जाती है। हो गया आंसर, खत्म। अब इसका निमोनिक है, निमोनिक के थ्रू हम सारे इसके बेसिस जो है ऑफ द डिफरेंस वो हम याद कर लेंगे। आइए, ये देखिए, निमोनिक है इसका पल्स। पल्स एक टॉफी है, आपको पता ही हो कि इसमें नमक होता है। जिसका बीपी लो रहता है वो टॉफी बहुत खाता है। साची बहुत खुश हो रही है, लगता है इसको डब्बे भर भर के आती है। चलो साशी, आपके सामने जो है मैंने निमोनिक बता दिया, पल्स। अब उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताएंगे P स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन। वेरी गुड। U स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सपीरियंस। L स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज। S स्टैंड्स फॉर स्पीड। E स्टैंड्स फॉर एक्सपर्ट्स। एक्सपर्टीज। दो। एक्सपर्टीज यानी कि किस एरिया में उसको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अब आप लोग के सामने स्क्रीन पे मैंने दे रखा है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आएगा तो यही आएगा। मैम एक्चुअली मैं लुधियाना पंजाब से हूँ, तो अगर मेरे को बुक्स मंगवानी हुई तो कितना टाइम लगेगा? ये बैकएंड का काम फ्रंट एंड का काम नहीं। हम दोनों सेपरेटली वर्क करते हैं ताकि मेरी स्पीड ओह। मेंटेन रहे। नहीं, वो मैम मेरे से नाराज हो चुके हैं, मेरा फोन नहीं उठा रहे वो। अच्छा, तो क्लास के बाद कॉल कर लेना, ठीक है? हाँ ठीक है मैम। हाँ जी, अदनान आपने भी हैंड रेज किया है। अदनान अनम्यूट योरसेल्फ। यस, नहीं मैम, वो गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? पक्का
सांची, श्वेता, महक, हाँ जी। प्रिया, शशांक, बच्ची समझ मैम में एक आया? डाउट है। डाउट किसको है? वंश तुमको डाउट है? हाँ यस मैम। मैम ये जो प्रेजेंटेशन वाला पॉइंट है हाँ। वो मेंट फॉर प्रेजेंटिंग इन प्रॉपर फॉर्मेट, लाइक मतलब ये क्या एक्सप्लेन करता है? लाइक अभी मैं आओ गूगल आओ में तो जाऊँ मैं सॉफ्टवेयर आओ पे, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ, रुको। आओ आओ दिखाती हूँ तुम्हें। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई, देखो। नहीं हुआ मैम। ये हो गई, हाँ मैम, ये हुआ। ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको? फ्रंट एंड है, बैक एंड है? Yes. ये फ्रंट एंड ओके। जो भी आपको क्या लग रहा है इस वेबसाइट को देख के? फर्स्ट आपको फर्स्ट क्या समझ में आएगा इस वेबसाइट को देख के? मतलब क्या क्या मतलब ये देखो, क्या ये, इस चीज आपको ये समझ आया कि एक वेबसाइट को देखे कि हाँ भाई एक टीचर है, पढ़ा रही है, ये पढ़ाती है, इसके बैचेस हैं, क्लासेस के बारे में ज्वाइन क्यों करना चाहिए, कुछ गैलरी दिख गई, दिखी, उसके बाद कुछ अबाउट का सेक्शन आ गया, कुछ डेमो का सेक्शन आ गया, कुछ आपके जो बच्चों के फीडबैक्स है वो आ गए, उसके बाद क्वेरी इन्फॉर्मेशन के लिए ये आ गया। क्या आपको सबको सिस्टमैटिक दिख रहा है? यस मैम। अगर आपको कुछ शॉप करनी है तो यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन दे रखा है, आप शॉप कर सकते हैं, जा सकते हैं, क्लास परचेज कर सकते हैं, नोट्स परचेज कर सकते, दिख रहा है? यस मैम। क्या ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है? यस मैम। ओके, अब चलते मतलब जो चाहिए वो सब इधर मिल रहा है, मतलब फॉर आर यस एंड इसको हम बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, जिसको कि कौन डिजाइन करता है? इट इज डन बाय द UI UX डिजाइनर एंड डेवलपर। तो ये लोग जो होते हैं वेबसाइट को बनाते हैं एंड उनको डिजाइन करते हैं। तो किसी भी वेबसाइट को अट्रैक्टिव होने के लिए उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। एक डल वेबसाइट भी तो हो सकती है, यूजर फ्रेंडली वेबसाइट नहीं होगी, राइट? अब ICA की वेबसाइट है, कभी कभी हमें दिक्कत होती है, बट अभी के टाइम पर ICA की वेबसाइट कितनी बेटर हो चुकी है, सबके सेक्शन अलग दे दिए, RTP, MTP, सजेस्टेड, सारे सेक्शन अलग दे चुकी है, कितना अच्छा प्रेजेंटेबल हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं, आपने मुझसे पूछा कि मैम इन केस ऑफ बैक एंड प्रेजेंटेशन की बात क्यों नहीं करी? आओ जरा देखो इस चीज को, ये देखो, आपके सामने स्क्रीन पे कुछ शेयर हो रहा है, ये देखो, ये शेयर हो रहा है, अभी दिख गया? हाँ मैम। ये समझ आ रहा है? प्रेजेंटेबल है? नो मैम। समझ लो। यस मैम। मतलब जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका कैसे प्रोसेस हो रहा है हमको कोई लेना देना नहीं है टेक्निकल। यस, एंड प्रेजेंटेशन का बैक एंड से कोई लेना देना नहीं है। राइट। ओके, चलो, मजा आया कोडिंग देख के तुम लोगों को? यस मैम। अपनी वेबसाइट का दिखा दिया मैंने। Okay, so we are done with part A, right? On due time, right? And now it's the part B to do. Now part B आज नहीं करा रही हूँ, don't take tension, लेंदी हो गया है, but part B का फ्लो चार्ट बता देती हूँ। फ्लो चार्ट तक क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, बस इतना, ठीक है? चलो, सिंपल सिंपल। गर्दन तो ऐसे वो कर रहे हो तुम लोग जैसे तुम ही पढ़ा रहे हो, मतलब मेरे को छोड़ के तुम ही पढ़ा रहे हो सारे का सारा, ऐसा लग रहा है मुझे तो। Yes, this is
पार्ट, दिस इज पार्ट बी, राइट डाउन पार्ट बी। ये पार्ट बी का फ्लो चार्ट है। क्या क्या पढ़ना है इसमें? इसमें पढ़ना है ईआरपी, ईआरपी का मीनिंग, एडवांटेजेस, फीचर्स, रिस्क एंड कंट्रोल्स एंड ऑडिट ऑफ ईआरपी। ठीक है, 5 चीजें पढ़नी है। ओके, अब जो मीनिंग है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। और अब ध्यान सुनना, जैसे ही आप ईआरपी का मीनिंग याद करेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए इन चारों में से, चाहे ऑडिट आ जाए, चाहे रिस्क ऑफ कंट्रोल्स आ जाए, चाहे फीचर्स आ जाए, मीनिंग आप लिख के ही आओगे, तो मीनिंग तो करना ही करना है। अब बात करते हैं एडवांटेज की। एडवांटेज मैंने लास्ट वाले क्रैश कोर्स से बहुत अच्छी तरह कराया था। जो बच्चा लास्ट क्रैश कोर्स में था, मैंने बहुत अच्छा निमोने भी कराया था, लर्न भी कराया था, और ये क्वेश्चन आपका पिछले अटेम्प्ट में आ गया। तो अब ये क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा। यू कैन सी कि नोट्स में ना साफ साफ दिख रहा होता है मेरे नोट्स में कि ये क्वेश्चन कब आया था, अमेंडमेंट कब आई थी, साफ साफ लिखा होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे को मालूम पड़ गया है कि क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन है एडवांटेजेस का, ये आ चुका है। तो अब इसको नहीं करना, ये हमारी प्रॉपर्टी में इसका उसको नहीं मिलेगा। बात समझ आ गई? ओके, अब बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स कर दो इसको कैटेगरी नंबर सी। ये सी कैटेगरी क्वेश्चन है। इट इज अ सी कैटेगरी क्वेश्चन। वाई सी कैटेगरी क्वेश्चन? क्योंकि इसमें आप अपना आंसर बना बना के लिख सकते हैं। सो वंस यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ईआरपी, वट एवर यू आर गोइंग टू राइट इज गोइंग टू मेक यू गिव यू द मार्क्स। सो दिस इज लाइक फीचर्स ऑफ द ईआरपी। अब बात करते हैं 2 चीजों की, रिस्क एंड कंट्रोल्स एंड ऑडिट ऑफ ईआरपी। क्वेश्चन अगर आएगा तो इन 2 टॉपिक्स में से ही आएगा। एक बच्चा कह रहा है कि मैम आपसे पहले मैं रिलीज करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। मैंने कहा ठीक है, तू ही कर दियो। बट कहते हैं ना, वो जब फोटो खींचते हैं तो पीसी देते हैं ना, तो ऐसे मेरे को देते ना। ओके, चलो, सो सिर्फ ये 2 क्वेश्चन करेंगे और पार्ट बी भी खल्लास हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपका है EIS में, हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। तो इसकी जो फ्लो चार्ट है मैं आपको बनवा रही हूं, उसके बाद में फ्लो चार्ट सारे आपने बनाने हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो। सो एनी क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ? आई थिंक सो कि आज की क्लास में हमने काफी पढ़ाई करी है एंड आप लोग ट्रैक पे जो हो आ गए हो, आपको अभी पंप मिल चुका है, इजंट इट? Any doubts with respect to the front end? हाँ जी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बात है मन में, कुछ कहना है किसी को? अदनान, अच्छा, अदनान आज की को क्लास खत्म हो चुकी है क्या? खत्म होनी चुकी है, होने वाली है, मतलब जस्ट 3 मिनट्स में। अच्छा, हाँ, समझ आया ऋतिक तुमको? हाँ जी मैम। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल भी समझ में ना आया हो? है कोई ऐसा? स्पीड थोड़ी तेज है बिकॉज क्रैश कोर्स है, मैं नहीं कुछ कर सकती, आई एम लिटरली हेल्पलेस। हाँ, बट अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि स्पीड तेज है और मैं आगे कोप अप नहीं कर पाऊंगा, प्लीज टॉक विद सौरभ। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू शिफ्ट योर बैच, बिकॉज टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आज देखो, आज फर्स्ट क्लास थी, है ना, और हमको तो इसमें 4 पार्ट है, ABCD चैप्टर नंबर 2 में, हमें 2 कर लेने चाहिए थे, फिर भी हमने 1 ही किया आज तो, राइट। और चैप्टर नंबर 1 SN का है, वो भी आसान है। तो अगर आज की क्लास ही नहीं समझ आएगी तो आगे का बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वीक है, उस पर थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा। तो बेटर यू शिफ्ट योर बैच। ठीक है, एंड क्या बोलते हैं, जितनी भी क्वेरीज एंड डाउट्स हैं आपकी विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट, आई एम गोइंग टू टेक. With respect to the administrative work, please refer to Mr. Saurabh. He is going to handle it after the class and he'll be all yours. And yes, अगर आप अगली क्लास में होमवर्क करके नहीं आए तो अब आपके ऊपर पैनल प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास का जो रिवॉर्ड गया है वो किस किस को गया है मेरे को बता दो, मैं रजिस्टर मेंटेन कर लेती हूँ। अच्छा, वो मजाक नहीं था? नहीं, मजाक में, मजाक नहीं करती। तो मैम 2 बार मेरे को मिला, लिख लो मैम। 22 रुपए मैम मेरी तरफ है। नहीं, सबसे पहला शिवम ने राइट आंसर दिया था ना। अरे मैम मेरा लिमिटेशन 11 रुपए का। आज की क्लास 16 तारीख की क्लास में किस किस का है? शिवम का है और अदनान का। अदनान
तुम्हारा एक है, दो है? एक ही है मैम, एक ही है। ठीक है, और किसी का था? बोलो हाँ कि ना। मैम मेरा लिख दो, आपका मन कर रहा तो। ना ना, आंसर देके जो खुशी है ऐसे जीतने में है ना, मतलब आंसर देके नहीं मैम, ये मेरे लिए भी विन नहीं है 11 रुपए। अगली क्लास में कम प्रिपेयर्ड एंड आई वांट कि आप अगर हैंडमेड नोट्स लेना चाहते हैं तो बी अ क्विक डिसीजन मेकर, टेक इट एज सुन एज पॉसिबल एंड अदरवाइज गो विद द स्टडी मटेरियल। ठीक है देवांश, आपको कितना परसेंट समझ में आया? मैम फर्स्ट टाइम था बट मैम काफी हद तक मेरे को समझ में आया। एसएम का फर्स्ट चैप्टर मैंने पहले भी मॉड्यूल से रीड किया था तो मेरे को और क्लैरिटी हुई, और ईआईएस का तो मैम मेरा फर्स्ट टाइम ही था पूरा का पूरा, लेकिन मेरे को काफी अच्छे से समझ में आया। ठीक है, इवन इफ अगर आप नोट्स भी कर लेंगे मेरे वाले, दैट वुड बी सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जाम्स, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, आपको एबीसी में साथ साथ मार्क करा रही हूँ, किसी लिस्ट की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, मैंने आपको आज जो एक क्वेश्चन बताया कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट का, सांची कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट का जो मैंने क्वेश्चन बताया, वो उस क्वेश्चन में मैंने आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या सिखाई? ये चार्ट बना के करना है, जोन सा उसके अंदर पूछा जाएगा उसको शेड कर देना, डॉटेड करके नीचे। यस डेफिनेटली। ओके, अब बच्चों को जरा सवाल मत पूछना कि मैम शूटिंग पेंसिल से करनी है कि पेन से करनी है। ठीक है, ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड द नेक्स्ट क्लास इज ऑन सैटरडे ऑन द सेम टाइम 6:30 एंड आप लोग आएंगे अपने होमवर्क के साथ। आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क सिर्फ इतना सा है कि जो आज पढ़ाया है वही आपको पढ़ के आना है। एनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस। ओके, तो अगर आप परसों की क्लास में आते हैं तो आप आज की क्लास में सारा पढ़ के आएंगे। सारा मतलब कि मैं मान के चलूंगी एटलीस्ट कीवर्ड्स शुड बी ऑन टिप्स, कीवर्ड्स, निमोनिक्स, हर चीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में आपकी क्रैश कोर्स कंप्लीट होने के बाद में जो बच्चे लिख कर अपने आप को टेस्ट करेंगे, दैट मीन्स पीएमपीज, जिसको कि हम पीएमपी बोलते हैं, टेस्ट सीरीज जो लिख के देंगे, अगर आपने क्रैश कोर्स प्लस आपने टेस्ट सीरीज लिख के दे दी तो मार्क माई वर्ड्स, यू गोना पास डेफिनेटली, बिकॉज अब आप क्या लिख कर आ रहे हो मुझे वो भी मालूम पड़ जाएगा और मैं वो भी रेक्टिफाई कर सकती हूँ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो मोर दी लेस लाइक आप रेडी हो गए एग्जाम के लिए जस्ट बाय 2 थिंग्स विच इज लाइक क्रैश कोर्स एंड द पीएमपी। सो हमें क्रैश कोर्स फरवरी में खत्म करना है एंड फ्रॉम द मार्च फर्स्ट वीक इटसेल्फ आपका पीएमपी जो है वो चालू हो जाएगा। इधर आपने पढ़ाई करी, इधर आप एग्जाम्स लिखो। हर चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, टोटल 10 टेस्ट है हमारे पीएमपी के अंदर। ओके, 5 टेस्ट ईआईएस के हो गए, 4 टेस्ट एसएम की हो गए, क्योंकि 8 चैप्टर है तो 2 चैप्टर मिला के एक टेस्ट हो गया और एक आपका हो गया फुल सिलेबस टेस्ट। तो इतना आप पढ़ लोगे, उसके बाद लिख लोगे, मुझसे चेक करवा लोगे। बीइंग द आईसीएई फैकल्टी आई कैन मार्क माई वर्ड्स कि अगर मैंने आपको किसी क्वेश्चन में 4 नंबर दिए हैं तो आपको वहां 4 मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने आप को टेस्ट भी करा सकते हैं बाय एनरोलिंग योरसेल्फ इनटू द पीएमपी। ओके, चलो बाय गाइस, गुड नाइट एवरीवन, मीट यू ऑन सैटरडे।